दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, यानी गैर वास्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स 5 मार्क्स और आगे जो पूछी जाती है वो सब देखेंगे। अच्छे से यहाँ पे आपको डिटेल में बताते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चन के हम यहाँ पे आंसर देंगे। देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और यहाँ पे टोटल जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और भी कुछ गेस करके सारा चीज़ ये क्वेश्चन बनाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा के यहाँ पे दे दिया गया है। ये क्वेश्चन मेरे तरफ से कंप्लीट गेस किया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। सो यहाँ पे टोटल 5 सेट आने वाली है और ये जो है सेट नंबर 1 है। तो ऐसे करके सारा सेट आपको वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ताकि आगे जो वीडियो आए वो आपको मिलते चले। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन से, और याद करते हुए आप इस सारे क्वेश्चन को चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन होते हैं? यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे आंसर देखिए क्या लिखना है आपको। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आपको यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी सिंपल आंसर नहीं लिख देना, बल्कि आपको पूरे सेंटेंस में ऐसे लिखना है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ये हो गई। देखिए ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब ये सब बहुत ही छोटा छोटा आंसर आपको यहाँ पे देना है और कम मार्क्स में पूछा जाता है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी आती है जिसमें आपको काफ़ी बड़े आंसर लिखना पड़ता है, तो वो भी नीचे आपको अच्छे से बताएंगे। वो सब क्वेश्चन भी इसमें शामिल किया गया है, तो लास्ट तक देखिएगा। देखिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बोरिंग हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है, ये आप भी अच्छे तरीके से जान रहे हैं, तो लास्ट तक अच्छे से देखिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें क्या है, दिनकर किस युग के कवि हैं? यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या है, दिनकर किस युग के कवि हैं। आपको आंसर क्या लिखना है, उत्तर क्या देना है, दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि हैं। दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोग एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के सभी कुछ फ्री और पेड क्लासेस मिल जाएगा। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा। जाके अभी डाउनलोड करिए और देखिए, आपके लिए वहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें क्या है, तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे क्या चीज़, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और आपको ये दोहरा दे कि ये जो है सभी गेस किया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं ले लिया गया है। तो कोई क्वेश्चन को आप बिल्कुल यहाँ पे ना छोड़े, सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चले। चौथा क्वेश्चन में क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, और इसमें क्या है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और इनका जन्म जो है ये कहाँ रह रहे थे, गुलेरी ग्राम में ये रह रहे थे। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो आंसर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उत्तर देना है आपको, उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और इसमें क्या है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इसमें युद्ध के बारे में बात किया गया है, युद्ध के बारे में दर्शाया गया है सभी पार्ट में। और आगे देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उत्तर आपको लिखना है, बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का? तो प्रदीप, आपको ये याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, जय प्रकाश नारायण विदेश से लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि, यहाँ पे क्यों, वो जो है शामिल कांग्रेस में क्यों हो गए जयप्रकाश नारायण विदेश से आते ही? उत्तर आपको लिखना है, जयप्रकाश नारायण आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, और उसमें कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो इसलिए वो जो है जयप्रकाश नारायण जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। अब अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। किस युग के? भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो इसको लाइक करिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें क्या है,
इसमें यहाँ पे बोला जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पे उत्तर में आपको लिखना है रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। संस्कृति के 4 अध्याय ये जो कृति लिखे थे, ये जो साहित्य लिखे, इस पे इनको, ये जो कृति लिखे इन पे इनको जो है मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को, राष्ट्र कवि हैं ये। अब अगला देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, अगेय की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अगेय जी की कौन सी कहानी ऐसी है जो कि जिसका शीर्षक जो है गैंग्रीन नाम से भी बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। रोज जो आप पढ़ते हैं उसका जो है वो जो है रोज शीर्षक जो है, रोज शीर्षक पाठ जो आप पढ़ते हैं उसका जो दूसरा नाम गैंग्रीन नाम से भी फेमस है ये। तो ये आपको याद रखनी है ये सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे 12वां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति यानी वाक शक्ति, बोलने की क्षमता अगर हम लोग में नहीं होता तो क्या होता। ये जो है बातचीत पाठ से लिया गया है जो कि फर्स्ट चैप्टर है और उसी से लिया गया है। तो इसमें देखिए अगर एक जो एग्जाम्पशन लिया गया है, एक माना गया है कि अगर हम लोग में वाक शक्ति ना होती, अगर हम लोग बोल नहीं पाते तो ये संसार कैसा होता। तो देखिए उत्तर में आपको कैसे लिखना है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मतलब ये तो है ना कि पूरा संसार गूंगा होता, कोई कुछ नहीं बोल पाता, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, कैसा अजीब लगता। और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख को अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। आज जो हम लोग एक दूसरे के सुख और दुख को आपस में बतलाते हैं, बता के जाहिर करते हैं, अपना जो अनुभव होता है, अपना जो अंदाज होता है उसके अनुसार जो है सब बातें करते हैं, लेकिन वो जो है नहीं कर पाते। मतलब एक को जो बात बतलाना है वो सही तरीके से नहीं बतला पाते, इशारा में उतना नहीं हो पाता है। जितना वाक शक्ति जितना इफेक्टिव है वो नहीं है, इशारा उतना ज़्यादा काम नहीं करता है जितना वाक शक्ति करता है। इमोशन को आप फील करवा सकते हैं किसी को, आपके मन में क्या चल रहा है वाक शक्ति से वो सामने वाला इंसान जान सकता है। तो वाक शक्ति हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और अगर ये नहीं होती तो मतलब हम लोग एजम्पशन भी नहीं कर सकते थे, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि संसार कैसा हो सकता है। मतलब काफ़ी सूना सूना संसार होगा तो ये थोड़ा सा अजीब ही लगेगा, और ये क्वेश्चन एजम्पशन पे बेस्ड है। अब अगला देखिए 13वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12वां क्वेश्चन। तो स्टार मार्क्स लगा के आप इसका आंसर जो है अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। 13वां क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आइए देखते हैं, अच्छे से आपको समझाएंगे। 13वां क्वेश्चन में क्या है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते थे। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है आंदोलन के नेतृत्व में संबंध जो है, मतलब जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था, वो क्या विचार थे, कैसे सोचते थे आंदोलन के बारे में, और आंदोलन का नेतृत्व वो जो है किस शर्त पर किए, किस शर्त पर आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हुए। उत्तर देखिए आपको यहाँ पे कैसे लिखना है वो देखिए। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबकी सलाह लूंगा, मतलब सुनूंगा सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसला मेरा होगा। फैसला जो है वो खुद करेंगे, जयप्रकाश नारायण फैसला खुद ही करेंगे, लेकिन सभी का बात सुनेंगे, सभी के से सलाह लेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे, हर एक मसला पे उनसे बहस करेंगे, समझेंगे उनको, और जो है वो स्वीकार भी करेंगे, लेकिन फैसला जो है उन्हीं का रहेगा। फैसला जयप्रकाश नारायण जो करेंगे और इस फैसले को सभी को मानना होगा। मतलब ये बोलते हैं कि ये शर्त देते हैं कि अगर जो है जो फैसला हम करते हैं, हम तो सबका बात सुनेंगे, लेकिन लास्ट अंतिम फैसला मेरा होगा, और अंतिम फैसला जो हम करेंगे वो आप सभी को मानना होगा। इस शर्त पर जो है वो आंदोलन करने के लिए तैयार होते हैं, नेतृत्व करने के लिए तैयार होते हैं। जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं और कहते हैं तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है जब कोई नेतृत्व करेगा, और नहीं तो आपस में बहसों से पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजे निकलेगा। कोई मतलब आपस में बहस करके कोई नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कोई नतीजा नहीं निकल सकता है। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक नेतृत्व नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जयप्रकाश नारायण जो यही सब जनता को बतलाना चाहते हैं, और इन्हीं कुछ शर्तों पर वो जो है नेतृत्व करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपको ऐसे आंसर अच्छे से लिख देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती,
आज इसकी क्या सार्थकता है, मतलब क्यों की गई थी, उस समय जो है अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों किए थे और इसकी क्या सार्थकता है, क्या सच्चाई है अभी आज के समय में। तो चलिए आपको उत्तर कैसे लिखना है ये देखिए, और ये क्वेश्चन स्टार मार्क्स आप लगा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, मतलब ये जो है मतलब एक कल्पना किया गया है कि ऐसा हो सकता है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का रूप हो सकता है। अर्धनारीश्वर द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक एक कर यह बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। ये बतलाया गया है कि नर और नारी जो है समान है, अगर नर में नारी का गुण आता है तो कोई कुछ नहीं होता है, सब ठीक है, नॉर्मल है। और आगे देखिए यहाँ पे क्या है, अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उसकी मर्यादा हीन नहीं है बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है, मतलब वो जो है पूर्ण हो जाते हैं। जब एक नर में नारी का भी गुण आता है, वो जो है नारी की तरह भी काम करने लगते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो वो क्या होगा, उनमें एक गुण आया और वो जो है उनको पूर्ण करता है, पूर्णता की में वृद्धि होती है नर में। आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी है और उसने वो यह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्री का गुण आ जाने से स्त्रीण हो जाता है, मतलब पुरुष में स्त्री का गुण नहीं आना चाहिए, ऐसा मान के रखा हुआ है अभी इस संसार में। और देखिए क्या है, उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके जो है नारीत्व में बट्टा लगेगा, नारीत्व जो है उसका वो घटेगा, नारीत्व का गुण उसमें घटने लगेगा। तो ऐसा नहीं है, वही यहाँ पे कवि बताना चाहते हैं। इस प्रकार पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है, पुरुष और स्त्रियों के बीच गुणों के जो है विभाजन, गुणों का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। दोनों नहीं चाहते हैं कि हम उसका गुण सीखें और हम उसका गुण सीखें। नर नहीं चाहता है कि हम नारी का गुण सीखें और नारी नहीं चाहती है कि हम नर का गुण सीखें। इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। संसार में पुरुषों की समान ही स्त्रियां हैं। जिस प्रकार पुरुषों को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है, उस तरह जो है नारियों की भी अधिकार है। पुरुष ने नारियों को षड्यंत्र के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है। दिनकर इस पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्ग को समझाना चाहते हैं कि नारी और नर जो है पूर्ण रूप से समान है। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है और नारी अगर पुरुषों के गुण अपना ले तो भय मुक्त हो सकती है। आगे के यहाँ पे क्या है, इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। मतलब यहाँ पे पुरुष और नारी के बीच जो अंतर है, जो भेदभाव अभी है, उसी को वो खत्म करना चाहते हैं यहाँ पे। तो वही यहाँ पे ये सवाल आपको दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अच्छा सा सवाल है। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती, आज इसकी क्या सार्थकता है, आज इसकी क्या सच्चाई है। आज जो है महिलाओं पर पुरुष का ज़्यादा जो है वर्चस्व रहता है, तो यही चीज़ को वो बतलाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों समान है, दोनों में अगर किसी एक का गुण आ जाता है तो कोई इसमें खराबी नहीं है, काफ़ी अच्छा है, उसमें पूर्णता में वृद्धि ही होती है। अगला यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, नारी के पराधीनता कब से आरंभ हुई, मतलब नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, किस समय से। तो देखिए उत्तर आपको कैसे लिखना है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क्स। देखिए क्या है यहाँ पे, अच्छे से समझिए। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया उसी समय से नारी का पराधीनता होना आरंभ हो गया, शुरू हो गया। कैसे हुआ चलिए देखते हैं। जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़े में बट गए, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन जो है विस्तृत होता गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधीन हो गई। यहाँ पे वही चीज़ बतलाया गया है कि जब जो है कृषि का आरंभ हुआ, जब लोग ने कृषि करना शुरू किया, उसी समय से जो है नारी की पराधीनता शुरू हो गई और जिंदगी जो है दो भागों में बढ़ गई। कैसे, पुरुष बाहर रहने लगा, खेत का काम करने लगा, महिला घर की काम करने लगी। उसी समय से नारी की पराधीनता शुरू हो गई और आगे जो है नारी की पराधीनता का यह जो है संक्षिप्त इतिहास है। यही जो है एक सच्चाई है, यही एक इतिहास है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, कैसे हुई, यही एक कारण है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोग के डिमांड पर हम यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाए हैं जो कि अभी तक कोई नहीं करता है, वो हम आपको यहाँ पे करके दिखाए हैं। तो सपोर्ट करिए, आगे भी आपको सेकंड पार्ट का वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आप लोग नीचे कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो हम बहुत जल्द ला देंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।